बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब सेक्शन नंबर 8 द कोर्ट फीस एक्ट का। तो सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, हम इसको देख लेते हैं जनाब कि फ़ी ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट आर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन, कि आपने कोई अपील ठीक है करनी है किसी भी ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो कि कंपनसेशन के हवाले से है। कंपनसेशन का कोई ऑर्डर था, उसके ख़िलाफ़ आपने अपील करनी है, तो जो अपील का मेमोरेंडम होगा या जो अपील होगी उस पर कितनी कोर्ट फीस लगनी है। द अमाउंट ऑफ फ़ी पेएबल अंडर दिस एक्ट ऑन ए मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन अंडर एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, उस पर कितनी कोर्ट फीस लगनी है। कोई भी आप अपील कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर जो है कंपनसेशन का उसके ख़िलाफ़, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पब्लिक पर्पसेस शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अवार्डेड एंड अमाउंट क्लेम्ड बाय द अपीलांट। यानी कि जो लोअर कोर्ट थी उसने जितना ऑर्डर किया था, जितना उसने अवार्ड पास किया था, जितना उसने अवार्ड अमाउंट की थी, उस अमाउंट का और जितनी अमाउंट अपीलांट जो है उसने क्लेम की है, उन दोनों अमाउंट में जितना डिफरेंस आएगा, एक अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं और एक नीचे वाली कोर्ट ने आपको दे दी अमाउंट के, ये आपके अमाउंट है। अब उस ऑर्डर से, उस अमाउंट से या उस अवार्ड से जो लोअर कोर्ट ने दी है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप एग्रीव्ड हैं, तो आप जाएंगे अपर कोर्ट में। तो उन दोनों में जितना डिफरेंस आएगा, जितनी अमाउंट आप चाह रहे हैं कि हमें इतनी मिले और जितनी आपको अवार्ड हुई है, उनमें जितना डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के मुताबिक कोर्ट फीस आपने लगा देनी है। ठीक है। सेक्शन नंबर 9 पावर टू असरटेन नेट प्रॉफिट्स और मार्केट वैल्यू। यानी कि अब जो हम ऊपर वाले प्रोसीडिंग सेक्शन थे जो कि सेक्शन नंबर 7 था, उसमें हमने नेट प्रॉफिट के बारे में बात की थी कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है जनाब, कि जो अब जो है इसमें सेक्शन नंबर 9 में ये बताया गया है कि किसके पास पावर होगी कि नेट प्रॉफिट को मालूम करे या मार्केट वैल्यू को मालूम करे या असरटेन करे या डिटरमिन करे। इसमें यह है, इफ़ द कोर्ट सीज रीज़न टू थिंक दैट द एनुअल नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड, हाउस और गार्डन एज इन मेंशन्ड इन सेक्शन 7 पैराग्राफ 5 and 6 हैव और हैज़ बीन रॉन्गली एस्टिमेटेड। इसमें यह कह रहे हैं कि अगर कोर्ट के पास कोई रीज़न है, ठीक है, अगर या कोर्ट को ये लगता है कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी है या जो अंडर डिस्प्यूट है या जो जिसकी बाबत में हमारे पास कोई सूट आया है, उसकी वैल्यू, उसका नेट प्रॉफिट रॉन्गली एस्टिमेट कर दिया गया है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जनाब एक कमीशन जो है वो सेटअप करेगी। ठीक हो गया। और वो कमीशन जो है वहाँ पे लोकल जो है, वहाँ की लोकेलिटी जहाँ की वो प्रॉपर्टी है वहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, जो भी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन होगी वो करेगा। उसके बाद क्या होगी, और वो जो रिपोर्ट एक बनाएगा, वो रिपोर्ट अदालत जनाब में सबमिट कर देगा। ये बताया गया है जनाब सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन 10 है प्रोसीजर वेयर नेट प्रॉफिट्स और मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड। ऊपर तो सिर्फ इतना ही बता दिया गया था जनाब कि रॉन्गली एस्टिमेट हो गया वो वैल्यू या मार्केट वैल्यू, जो सेक्शन नंबर 9 था। अब 10 में ये बताया गया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज कि मार्केट वैल्यू या उसका जो नेट प्रॉफिट है वो रॉन्गली एस्टिमेट कर दिया गया है एक प्रॉपर्टी का, तो अब क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि इफ़ इन द रिज़ल्ट ऑफ एनी सच इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इसमें दो चीज़ें जो मेनली जिन पे फोकस रहना है वो ये हैं कि एक तो ये देखा जाएगा कि अगर जो है मार्केट वैल्यू है वो एक्सेसिव जो है वो डिटर्मिन की गई है, वो ज़्यादा डिटर्मिन की गई है, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कम बनती थी, ज़्यादा डिटर्मिन कर दी गई है, तो फिर जो होगी, जो कोर्ट फीस होगी जो आपने एक्स्ट्रा पे की है वो आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है। और दूसरी सूरत ये होगी कि जो प्रॉपर्टी है या जो लैंड है या जो हाउस है या गार्डन है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या किया गया है, वो इनसफिशिएंट डिटर्मिन की गई है, एस्टिमेट की गई है, कम एस्टिमेट की गई है, तो फिर कोर्ट आर्डर करेगी प्लेंटिफ को कि प्लेंटिफ साहब आप कोर्ट में पेश हों और एडिशनल कोर्ट फीस पे करें। जो आपने कोर्ट फीस पहले पे की है वो इनसफिशिएंट है, वो कम है, आप एडिशनल कोर्ट फीस पे करें। ठीक है, ये दो ऑर्डर करेगी। अगर या तो इसमें हमने दो बातें की हैं, एक तो ये बताया हमने कि कोर्ट फीस एक्सेसिव पे कर दी गई है, दूसरी बात ये की है कि कोर्ट फीस जो है वो इनसफिशिएंट है। अब कोर्ट फीस फॉर एग्जांपल इनसफिशिएंट है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जनाब इसमें यह कहेगी कि जो
अब जनाब कोर्ट ने जो है वो कह दिया है कि आप एडिशनल फ़ीस पे करें किसी प्लेंटिफ को। अब प्लेंटिफ साहब जो हैं वो कोर्ट फ़ीस पे नहीं करते, तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि कोर्ट जो है उस जो सूट है उसको डिसमिस कर दे। सेक्शन नंबर 11 सिंपल से है जनाब के प्रोसीजर इन सूट्स फॉर मीन्स प्रॉफिट और अकाउंट व्हेन अमाउंट डिक्रीड एक्सीड्स अमाउंट क्लेम्ड। इसमें जनाब अली ये बात की गई है कि जो प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा कि मीन्स प्रॉफिट के हवाले से या किसी भी अकाउंट के हवाले से जब जो कोर्ट ने डिक्री की है वो एक्सीड कर जाती है जो आपने अमाउंट क्लेम की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टी है वो आके दावा करती है और वो कोर्ट से डिमांड करती है जनाब कि हमारा मीन्स प्रॉफिट बनता है जनाब के 1 लाख रुपया बनता है, कोर्ट ऑर्डर कर देती है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब जो डिक्री है वो बढ़ गई है आपने जो अमाउंट क्लेम की थी, तो उसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें एक टर्म है मीन्स प्रॉफिट, इसको हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो भी इसके लिंक में हम जो है अटैच कर देंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसको हम जनाब अगर देखें कि ये क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा उस सूरत हाल में जब आपने जो अमाउंट क्लेम की है, आपकी जो अमाउंट डिक्री हुई है वो उससे एक्सीड कर जाती है, अमाउंट डिक्रीड आपकी एक्सीड कर गई है। तो इसमें भी 2 चीज़ें होंगी जनाब कि इन सूट्स फॉर मीन्स प्रॉफिट और फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मीन्स प्रॉफिट और फॉर द अकाउंट इफ़ द प्रॉफिट और अमाउंट डिक्रीड आर और इन एक्सेस of the profits claimed or the amount at which the plaintiff valued the relief sought, the decree shall not be executed until। इसमें यह है कि जनाब आपकी जो अमाउंट आपने क्लेम की थी उसी के मुताबिक जाहिर सी बात है आपने कोर्ट फीस भी पे किया था, ठीक है। अब कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है या जो कोर्ट ने डिक्री की है वो बढ़ गया आपकी अमाउंट क्लेम से, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट जनाब ऑर्डर करेगी प्लेंटिफ साहिब को कि जनाब अली आप जो है एडिशनल फ़ीस जो है एडिशनल कोर्ट फीस जनाब कोर्ट में पे करें, ठीक है। जब तक आप एडिशनल कोर्ट फीस कोर्ट में पे नहीं करेंगे तब तक जो आपका जो डिक्री हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसका इजरा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें इसमें जनाब अली बताई जाएंगी कि ये आप जो है एडिशनल कोर्ट फीस प्रॉपर ऑफिसर के सामने जाके पे करें, और जब तक वो बंदा उस कोर्ट फीस को पे नहीं करेगा, उस एडिशनल कोर्ट फीस को पे नहीं करेगा, तब तक उसकी एग्जीक्यूशन उस डिक्री की नहीं होगी। और वो जो प्लेंटिफ है या जो दूसरी पार्टी है जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप आएँ और ये जो अपना एडिशनल कोर्ट फीस है ये पे करें, अगर वो पे नहीं करता विद इन अ फिक्स टाइम तो फिर कोर्ट उस डिक्री को क्या कर सकती है या उस सूट को डिसमिस भी कर सकती है, ठीक हो गया जनाब। इसके बाद है इसकी क्लास 2 के रिफंड वेयर अमाउंट डिक्री इज़ लेस देन अमाउंट क्लेम्ड। अब जो है जो आपने अमाउंट क्लेम की थी वो ज़्यादा थी, उस पर कोर्ट फीस जाहिर सी बात है आपने ज़्यादा पे की होगी, और जो डिक्री हुई है वो कम थी, तो फिर कोर्ट फीस जो है वो रिफ़ंड होगी। जो कोर्ट होगी वो रिफ़ंड का ऑर्डर करेगी जनाब कि आपकी कोर्ट फीस इतनी आपने एक्स्ट्रा पे की है, ये आपको हम वापस कर रहे हैं, ठीक हो गया। और वो आप कलेक्टर से रिसीव कर सकते हैं जाके, ठीक हो गया। आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अब जो है सेक्शन 12 है डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू वैल्यूएशन, कि अगर कोई वैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो फिर उसमें कौन डिसीजन करेगा, कौन डिसाइड करेगा। एवरी क्वेश्चन रिलेटिंग टू वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ एनी फी चार्जेबल अंडर दिस चैप्टर ऑन ए प्लेंट। और इसमें जनाब हम ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आ जाता है वैल्यूएशन के हवाले से कि किस सूट पे कितनी कोर्ट फीस लगनी है, इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है तो उसमें कौन डिसाइड करेगा, कौन हमें बताएगा। तो इसमें सिंपल सा ये टर्म बताई गई है जनाब कि वो वाली कोर्ट जिसके सामने आपने वो वाली प्लेंट या मेमोरेंडम या वो सूट क्या करना है, प्रेजेंट करना है, या जिस कोर्ट में आपने वो मेमोरेंडम या वो सूट फाइल करना है, वो वाली कोर्ट डिटर्मिन करेगी कि इस सूट पे इतनी कोर्ट फीस लगनी है, और उसका डिसीजन जो होगा वो पार्टीज़ के लिए फ़ाइनल होगा, ठीक है। अगर कोई इसी तरह का सेम क्वेश्चन कोर्ट ऑफ अपील में अपेयर हो जाता है, इसकी क्लास 2 में ये बताया गया है कि यही क्वेश्चन जो है वैल्यूएशन के हवाले से कोर्ट ऑफ अपील में, कोर्ट ऑफ रेफरेंस में या कोर्ट ऑफ रिवीजन में अपेयर होता है, तो फिर क्या होगा,
फिर ये होगा जनाब कि जो वो वाली कोर्ट होगी, जो कोर्ट ऑफ अपील होगी, वो ये कंसीडर करेगी कि ये वाला क्वेश्चन उसको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है जो ऊपर डिसाइड हुआ है ये रॉन्गली डिसाइड हो गया है। तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट जो है पार्टीज़ को रिक्वायर करेगी और पार्टीज़ को ये कहेगी कि जनाब आप एडिशनल फ़ीस पे करें, पहले आपका ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्गली डिसाइड हुआ है, अब इस जो है वैल्यूएशन को राइट डिसाइड करने के लिए आप ये वाली इतनी फ़ीस जो है एडिशनल पे करें। और इस पे जो है सेक्शन नंबर 10 जो है पैराग्राफ 2 उसका अप्लाई होगा। ठीक है। सेक्शन 13 है रिफंड ऑफ फ़ी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। If an appeal or plaint which has been rejected by a lower court on any of the grounds mentioned in the Code of Civil Procedure is ordered to be received, इसमें जनाब सिंपल सी ये बात बताई गई है कि अगर जो है आपकी अपील है या कोई प्लेंट है वो जो है आपकी रिजेक्ट हो जाती है बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है, और आप उसकी अपील करते हैं किसी एपलेट कोर्ट में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब जो है उसकी अपील आपने की एपलेट कोर्ट में और एपलेट कोर्ट उसको क्या कर देती है, उस केस को, उस सूट को रिमांड बैक कर देती है, रिमांड इन अपील कर देती है। तो फिर जो आपकी वो एक्स्ट्रा फ़ीस आपने पे की होगी एपलेट कोर्ट में वो आपको वापस मिलेगी, क्योंकि आपका जो केस है वो भी लोअर कोर्ट के पास आ गया है दोबारा डिसीजन के लिए। ठीक है, तो कोर्ट वो वाली जो एक्स्ट्रा फ़ीस होगी वो आपकी फ़ीस वापस कर देगी। प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक प्रोवाइजो भी है कि इफ़ इन द केस ऑफ रिमांड इन अपील द कोर्ट ऑफ रिमांड शैल नॉट कवर द होल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द सर्टिफिकेट, उसमें जनाब अली ये है कि जो आपका एक सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, ठीक है, कि आप जो है अपने मुतलका कलेक्टर के पास जाएं और उससे वो वाली जो फ़ीस है जो एक्स्ट्रा आपने पे की है वो आप वापस लें। इस हवाले से आपको एक सर्टिफिकेट एपलेट कोर्ट इशू करके देगी अपीलांट को।